नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए हम लोग जैसे कि फाउंडेशन क्लास जीके के सेक्शन में स्टार्ट किए हुए हैं। और फाउंडेशन क्लास कहने का मतलब मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जितने डेप्थ में जाया जा सकता है जो आगामी आपके जो भी एग्जामिनेशन होंगे। तो फाउंडेशन क्लास में आज हम लोगों का क्लास नंबर 7 है। हम लोगों ने हिस्ट्री से चीज़ें स्टार्ट की है और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री। आगामी जितने भी एग्जामिनेशन है रेलवे में आपका, जेएसएससी में, बिहार एसएससी और एसएससी के फील्ड में, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, मोर देन सफिशियंट है। मोर देन सफिशियंट कहने का मतलब इससे जो आपका स्टैंडर्ड है इन सभी एग्जामिनेशन का, उससे बहुत ऊपर लेवल पे मैं जाके चीज़ों को करवा रहा हूँ और एकदम डेप्थ में चीज़ों को समझाते हुए। अब रही बात जेपीएससी बीपीएससी के लिए भी ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जेपीएससी की बैच में मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ ऑलरेडी वो अलग कंटेंट है। हिस्ट्री में मैंने जिस प्रकार से पढ़ाया गांधी युग या 1857, अब यहाँ भी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसका एक मेथड अलग रहेगा। लेकिन अगर ये सब चीज़ें अगर किए हुए रहेंगे तो वो फिर आपका जो पढ़ने में या फिर आपका समझ स्तर में ना बहुत मजा आएगा। तो देखिए जैसे कि आपका सिलेबस है, सबसे पहला चैप्टर मैंने कहा कि आपको जो यूरोपीय कंपनी रहे उनका आगमन भारत में पढ़ेंगे। तो आपने पढ़ा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, डचों के बारे पढ़ा, फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे पढ़ा, डेनिस के बारे पढ़ा, फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। पांचों व्यापारी जो कंपनियां रही एकदम डेप्थ में जाकर के मैंने और उसमें कार्नेटिक वार यानी कि कर्नाटक युद्ध भी कंप्लीट करवा दिया। उसी प्रकार फिर आपने जाना लास्ट क्लास में कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया जो कंपनी रही है, यानी कि जो अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका स्टैब्लिशमेंट कब किया था, डेट के साथ याद होना चाहिए भाई, 31 दिसंबर 1600 में। और इसने क्या की थी, इनके 3 प्रमुख केंद्र भारत में बन चुके थे। 3 प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ, तो याद करिए। सबसे पहला हो गया आपका एक बंगाल, फिर हो गया आपका दूसरा मद्रास और तीसरा हो गया बम्बई। ठीक है। और इनकी दूरी अधिक होने के कारण यहाँ पे इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, गवर्नर। फिर गवर्नर से किस प्रकार से वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा, फिर वही भारत का वाइसराय कहा जाने लगेगा। तो ये दूसरा चैप्टर का पार्ट है। ये क्लासेस हमने यूट्यूब पे नहीं करवाया है, एप्लीकेशन पे करवा दिया है। और जो एडमिशन के रिगार्डिंग जो आप बात करते हैं, ये हमारा एप्लीकेशन है जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। प्ले स्टोर में भी फोकस स्टडी विथ अभी सर्च कर सकते हैं या आपको मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट भी दिया हुआ है। इसके बाद तीसरा चैप्टर, और मैं कोशिश करूंगा कि इसकी वीडियो डालूं, क्योंकि देखिए यहाँ ये एक ऐसा मतलब चैप्टर है ये जिसमें आपको चीज़ें याद करनी है, लेकिन ये यादें होती नहीं है भाई। इसमें इतने फैक्ट हैं कि किस गवर्नर के समय, किस गवर्नर जनरल के समय प्रथम गवर्नर कौन रहा, अंतिम गवर्नर कौन रहा, प्रथम वाइसराय भारत का गवर्नर जनरल, उसके कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए। तो एक जगह कंटेंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके काम बनेगी। तो मैंने देखिए नोट्स भी, क्लासेस भी करवा रखी है एप्लीकेशन में। कोशिश होगी कि मैं अब यूट्यूब पे भी आके करवा दूंगा। खैर अभी तो हमारा तीसरा चैप्टर आज से स्टार्ट हो जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। यानी कि इसमें हम क्या समझेंगे, तो इसमें हम समझेंगे कि अंग्रेजों का, यानी कि जो आप पढ़ रहे होते हैं कि अंग्रेजों ने भारत के ऊपर क्या कर लिया था, अपना आधिपत्य जमा लिया, यानी कि अपने कब्जे में करके रखा था। तो भारत 1947 में जो आज़ाद हुआ, तो ये अंग्रेज किस प्रकार से अपना विस्तार किया। क्योंकि विस्तार कहने का मतलब ये तो भारत में ऑलरेडी 1600 में ही आ चुके थे। देखिए 1600 में ही ये आ चुके थे, लेकिन ये आए थे 1600 जब ईस्वी में, ये किस मकसद से आए थे, क्या कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, यानी ये व्यापार कर रहे थे। लेकिन सबसे पहले आपने देखा कि ये जो बंगाल वाला जो क्षेत्र है, यहीं पर जो बंगाल का जो गवर्नर था, अब इसके 2 काम हो गए थे। एक तो ट्रेड भी देखना, साथ के साथ दूसरा राजनीतिक व्यवस्था भी अब इनको वहां पे चलाना शुरुआत कर चुके थे बंगाल से ही। ठीक है। तो चलिए यही विस्तार देखेंगे कि कैसे भारत में इनका पूरा विस्तार होगा। तो एक बार मैं आपका रिकैप करवाता हूं। तो आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, इनको 1639 में मद्रास क्या मिल चुका था, किराए में मिल चुका था। याद होगा आपको, बिल्कुल याद होगा। और यही मद्रास की जब बात कर रहे होते हैं, तो यही मद्रास में इन्होंने अपनी एक किला का भी निर्माण किया, सेंट डेविड किला। और मद्रास शहर को जो प्लान वे में बसाने के, यानी कि एक शहर, एक प्लान सिटी के रूप में बसाने का जो कार्य किया, किसने किया, फ्रांसीसी डे ने किया था। तो अगर दक्षिण में देखा जाए तो ये जो मद्रास है, और आपको कर्नाटक का जो युद्ध मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, कितने युद्ध थे भाई, 3 कर्नाटक युद्ध रहे हैं,
जिसमें से पहला कर्नाटक युद्ध और जो तीसरा कर्नाटक युद्ध रहे। इसके कारण क्या रहे हैं, यूरोप में जो फ्रांस है और जो आपके अंग्रेज रहे हैं, इन्होंने अपने इनके साथ जो भी युद्ध चल रही थी उसका परिणाम भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये पहला कर्नाटक वार और तीसरा कर्नाटक वार देखने को मिला। और जो दूसरा कर्नाटक वार हुआ था इसके स्थानीय कारण थे। इसके स्थानीय कारण क्या कि जो कर्नाटक का नवाब बनेगा या हैदराबाद का जो निजाम बनेगा, इसमें हस्तक्षेप करने लगे थे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। कहानी आपको याद है। और इसमें यह भी मैंने आपको बताया था कि जो प्रथम कर्नाटक का जो वार था या युद्ध था, ये किस संधि के तहत शांत हुई या रुकी थी, तो ट्रीटी ऑफ एक्सेला सेपल की संधि या आचन की संधि कहते हैं। तीसरा जो कर्नाटक वार रहा ये कौन सी संधि के साथ, तो पेरिस की संधि। इसमें कौन थे, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर, याद करिए काउंट डी लाली, जिनको फाइनली फिर क्या कर दिया गया, ये क्या बोले, उनको फांसी की सजा सुना दी गई। और दूसरा जो आपका कर्नाटक युद्ध जो समाप्ति की गई कि संधि के तहत, तो ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी। लेकिन आपको यहाँ ये मैंने बताया था कि जो ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी हुआ उसमें फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर किसने साइन किया था, तो भाई डुप्ले ने नहीं किया था, याद रखना है। इसे वापस फ्रांस भेज दिया गया था। इस समय कौन था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर, गोडेहू। तो ये सब के साथ साथ आप यहाँ पे ये समझ चुके हैं कि इस मैप को अब ध्यान से देखना आपको कि ये जो कर्नाटक वाला जो क्षेत्र आप देख पा रहे थे, इसमें साउथ में अगर देखें तो अंग्रेजों की पकड़ बहुत अच्छी हो चुकी थी। उसी प्रकार बंगाल में भी क्या हुआ, जो मुगल बादशाह थे उनको जो जमींदारी दिया करते थे, मतलब ऐसे समझिए जो टैक्स दिया करते थे, वो टैक्स, क्योंकि आपको पता है मुगल जो उत्तर मुगल काल जो आपको डिक्लाइन फेज जो मैंने पढ़ाया मुगल एम्पायर है ना, एप्लीकेशन में है भाई। तो जो मुगल अंपायर का क्या हुआ भाई, पतन हुआ, जिसके पीछे रीजन क्या था, जो मुगल बादशाह थे वो नालायक रहे, उतने टैलेंटेड नहीं रहे। तो इस कारण वो मुगल बादशाह क्या करने लगे, टैक्स वसूली करके जो मुगल बादशाह जो होते थे उनको देना बंद कर दिए, जिससे बंगाल का जो नवाब है वहां पे उनको क्या हुआ, पैसा आना बंद हो गया। और इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है भाई, भारत आई हुई थी, जिससे बंगाल या फिर कह लिया जाए मुगल बादशाह जो है वो काफी प्रभावित थे। जैसे 1608 में जो जेम्स प्रथम, जो अंग्रेज के जो राजा हैं जेम्स प्रथम, उनके जो दूत थे कैप्टन हॉकिंस, जिनसे काफी प्रभावित हुए थे जहांगीर, जहां मुलाकात हुई थी आगरा में, और इनको इंग्लिश खां की उपाधि भी दी। और फाइनली जब इनसे और ज्यादा कब प्रभावित हुए, जब इन्होंने पुर्तगालियों को पराजित करके कर दिया, और फाइनली 1613 में सूरत में इनको क्या मिल गया, अस्थायी फैक्ट्री की स्टैब्लिशमेंट करने की अधिकार मिल चुकी थी। और फिर इसके बाद 1616 में थॉमस रॉस जो आए, उनसे भी ये काफी प्रभावित रहे। मुगल बादशाह जहांगीर, अजमेर में इनकी मुलाकात हुई, इसलिए इन्होंने सोचा कि बंगाल को क्यों ना जमींदारी में हम अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। देखिए यहाँ पे अंग्रेजों को अभी बंगाल कैसे मिल रहा है, जमींदारी में, कि आप यहाँ पे ट्रेड तो करिए लेकिन इसके बदले आपको इतना पैसा देना होगा। तो इस प्रकार से बंगाल इनको मिल गया। ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र तो दहेज में ही मिल गया था कैथरीन से विवाह करने के बाद। तो ये पूरा क्षेत्र फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। चार्ल्स जो थे राजा वहां के, उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये महाराष्ट्र दे दिया था व्यापार करने के लिए। इसके बदले 10 पाउंड सालाना 10 पाउंड आप हमें भेजेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे पंजाब को जीतेगा, और फिर यहीं पे आप अवध को जीतेंगे 1856 में अंग्रेज कुशासन के आधार पे। और इसके बाद 1857 का विद्रोह जो तीसरा चैप्टर होगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई, आपका एकदम पिलर खड़ा है। तो ये तीसरा चैप्टर आपका अभी स्टार्ट है। चौथा चैप्टर जो होगा आपका 1857 का विद्रोह। ठीक है, तो ये चौथा चैप्टर भी आपको क्लियर है कि कैसे चलेगा, चौथा चैप्टर भी यानी नेक्स्ट चैप्टर। तो अब हम लोग समझेंगे कि अंग्रेजों का जो आप विस्तार देख रहे हैं कि सबसे पहले इन विस्तार कहाँ पे किए, बंगाल में। तो ये बंगाल को कैसे जीता या अपना विस्तार कैसे किया, तो आज मेन हम लोग का टारगेट रहेगा पूरा बंगाल के ऊपर। फिर हम लोग देखेंगे यहीं वाला क्षेत्र में मैसूर में एक युद्ध होगा। 4 इंपॉर्टेंट युद्ध होंगे कि पूरे मैसूर पे अधिकार हो जाएगा। और ये समझिए इस प्रकार से, मैसूर ये वाला नहीं, मैं यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कट दिखा देता हूँ मैप में। देखिए ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये हो गया। इसमें कर्नाटक में तो इनको पूरा किराए में मिल चुका है, सेंट डेविड किला बना चुका है, प्लांट सिटी मद्रास बना चुका है, यानी कि ये रहा था आपका मैसूर। तो जब ये बंगाल विजय कर लेगा उसके बाद ये मैसूर को जीतेगा, ये पूरा मैसूर क्षेत्र। कर्नाटक ऑलरेडी इसके पास आ चुका था, और यहीं पे मैसूर को जीतने के लिए ये 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, ठीक है, एंग्लो मैसूर युद्ध हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, बंगाल कंप्लीट करने के बाद दूसरे क्लास में।
फिर जब हम ये क्षेत्र हम पूरा अधीन हो गया, ये वाला क्षेत्र हमारा ऑलरेडी आ चुका, बंगाल हम लोग आज जीत लेंगे पूरा, दहेज में ये पूरा महाराष्ट्र मिल जाएगा। इसके बाद अब हम लोग जीतेंगे तीसरे क्लास में पंजाब को, उसके बाद अवध, और ये चैप्टर फिर पूरा विस्तार। तो ये पूरा विस्तार हो गया ना आपका, देख सकते हैं पूरे भारत में अंग्रेजों का विस्तार हो चुका, समझ में आ गया ना चैप्टर। ठीक है, यानी आज जो हम लोग पढ़ने वाले क्या भाई, इस बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे वाले हैं भाई, इस बंगाल में किस प्रकार अंग्रेजों ने अपना विस्तार किया, उसके पीछे जो जो इंपॉर्टेंट युद्ध रहे, बक्सर का युद्ध रहा, प्लासी का युद्ध रहा, जो संधियां रही, इलाहाबाद की संधि रहे, उस समय मुगल बादशाह कौन थे, बंगाल के गवर्नर कौन थे, यहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारा विस्तार को देखेंगे। अब वो आपके माइंड में बैठ चुका है कि कैसे विस्तार चलेगा, ठीक है, समझ में आ चुका है। तो इसीलिए आज का मेन टॉपिक क्या रहेगा, भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य का जो विस्तार है, जिसमें हम क्या देखेंगे। चलिए मैप में एक बार आपको बनाता हूं, तब आपको और भी चीजें अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, तो मैं आपको मैप बनाकर यहाँ पे, अब इस मैप को ही कंटिन्यू करना, दिमाग में आपको बैठा कर रखना। ठीक है, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये हो गया पूरा बंगाल। अब देखिए, जब भी बंगाल की बात होगी तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, आज का पूरा वेस्ट बंगाल। ठीक है, आज का पूरा जो आप बिहार देख रहे हैं, उस समय बिहार झारखंड एक था, आज अलग हो गया, इसलिए मैं झारखंड भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद झारखंड के बाद पूरा जो आज का जो आपका उड़ीसा है, और आज का जो आप बांग्लादेश देख रहे हैं, ये पूरा बंगाल वाला क्षेत्र। ठीक, उसी प्रकार ये जो आप देखेंगे, ये हो गया कर्नाटक, ये तो किराए में मिल चुका है, ये कर्नाटक हो गया। ये हो गया आपका मैसूर, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मैसूर वाला क्षेत्र। ये हो गया आपका पूरा, थोड़ा सा, ये हो गया आपका पूरा बम्बई, ये दहेज मिल जाएगा, ये हैदराबाद वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, हैदराबाद वाला क्षेत्र में विस्तार देखेंगे। और ये हो गया आपका पूरा पंजाब, और यहीं पे हम लोग देख लेंगे अवध को। ठीक है, यहीं पे हम लोग देख लेंगे अवध, 1856 में अंग्रेज जीत लेगा। और इसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा 1857 का विद्रोह, चौथा चैप्टर, फिर वहां से चीजें आसान हो जाएगी। तो यानी आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से अंग्रेज बंगाल में अपना विस्तार करेगा। बंगाल कहने का मतलब समझ में आ रहा है अब आपको, कितना बड़ा एरिया। देखिए इसके पीछे का रीजन क्या, एक तो देखिए वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर वेस्ट बंगाल और बिहार में अगर देख ले तो भाई मैदानी क्षेत्र, समतल भूमि है, खेती के लिए बहुत अच्छे हैं। झारखंड उड़ीसा देखे तो मिनरल यहाँ पे बहुत अच्छे थे। ठीक है, और इधर गंगा नदी का स्रोत, तो पानी भी भरपूर मात्रा में, मैदानी इलाका, खेती अच्छा है, और खनिज भी। तो एक बहुत ही फर्टाइल एरिया है, मतलब कहा जाए कि एक ऐसा आपको मिल चुका है खजाना जिसको आप लूट सकते हैं, जहाँ पे ढेरों सोने की अब खदान भी है, यहाँ पे ऐसा समझिए, उत्पादन भी है, और उत्पादन के लिए पानी भी है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बंगाल। बंगाल को हम लोग समझेंगे किस प्रकार अंग्रेजों का विस्तार बंगाल में हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। माइंड में एकदम सेट है कैसे चीजें चल रही है, क्या नहीं चल रही है। तो चलिए देखिए बंगाल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बंगाल में विस्तार देखेंगे, बंगाल में अंग्रेजों का विस्तार कैसे हुआ, अब हम लोग इसको समझते हैं। अभी तक आपने देखा कि अंग्रेज को जमींदारी में मिल गई, तो जमींदारी में तो आपको मिली, लेकिन अब आप उसको कैसे कब्जा लिए हैं उसको समझाना मुझे। बंगाल में अंग्रेजों का विस्तार। ठीक है, बंगाल में अंग्रेजों का विस्तार, नोट्स में सारी चीजें लिखी हुई है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए इस समय जो मुगल बादशाह हैं, अब जो मुगल जो बादशाह हैं इस समय, मुगल बादशाह कौन थे, मुगल बादशाह इस समय है औरंगजेब। मुगल बादशाह कौन है भाई, औरंगजेब है। अब जो मुगल एम्पायर था, या मुगल एम्पायर में क्या होते थे, दो चीजें, या फिर कहा जाए दो पद होते थे, दो पद होते थे। दो पद कौन कौन से होते थे, एक पद होता था आपका दीवान का पद होता था, और एक होता था आपके फौजदार। ठीक है, और एक होते थे आपका फौजदार। अब पहले समझिए दीवान का काम क्या, दीवान का काम क्या करना है भाई, टैक्स का वसूली करना। यानी कि जो मुगल बादशाह है, अब भाई मुगल बादशाह अकेले सब क्षेत्र में जा करके क्या टैक्स का वसूली करेगा, नहीं है। तो हर क्षेत्र में जो राजा है भाई, उस राजा का काम क्या है, टैक्स देना मुगल बादशाह को। और वो कलेक्ट टैक्स कहाँ पे आपको देना है, तो दीवान को देना है। ये क्या करेगा, टैक्स का वसूली करेगा, और ये कहाँ पैसा देगा, मुगल बादशाह को देगा। दूसरा, ये जो आप फौजदार को देख रहे हैं, इसका काम क्या है, क्षेत्रों में शांति बहाल करना। ठीक है, यानी कि रक्षा, आप ऐसा समझिए कि रक्षा का कार्य करना। तो दोनों का पॉइंट आपको पहले समझ में आया। तो मुगल बादशाह में दो इंपॉर्टेंट पद हुआ करते थे, एक का काम है पैसा वसूली करना, और दूसरा का काम क्या है, शांति बनाना क्षेत्रों में। तो औरंगजेब के जो पोते थे, ठीक है, औरंगजेब का जो पोता था, उस औरंगजेब ने अपने पोते को, जिनका नाम था अजीम मुसान, उनको क्या किया, उन्होंने दीवान बनाया। ठीक है,
और अजीम मुसान अगर कोई भी टैक्स वसूली में, मान लीजिए जैसे कि आपने मुझे टैक्स वसूली करने के लिए आपने मुझे दीवान का पद पे मुझे नियुक्ति किया, ठीक है। अब हो सकता है कि जो मुझे टैक्स मिल रही है उसमें मैं कुछ घपला भी कर दूं। अगर मेरे साथ जो फौजदार हैं यानी कि जो शांति बहाल करने वाले जो व्यक्ति है वो भी मेरे साथ अगर मिल जाए, तो इसीलिए इन्होंने किसको किया, उड़ीसा के जो दीवान हुआ करते थे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, उड़ीसा का जो दीवान हुआ करते थे, एक मिनट यहाँ मैंने उल्टा बोल दिया, उड़ीसा का जो दीवान हुआ करते थे, उड़ीसा का जो दीवान हुआ करते थे उनको उन्होंने क्या किया था, उनको उन्होंने क्या किया था, दीवान बनाया था। किसने, मुगल बादशाह ने। यानी कि जो दीवान किनको बनाया दिया गया था भाई, दीवान बनाया गया था मुर्शिद कुली खां को। मुर्शिद कुली खां जो थे उनको क्या किया गया भाई, मुर्शिद कुली खां को क्या किया गया, दीवान बनाया गया, मुगल बादशाह ने दीवान बनाए। और जो अजीम मुसान थे, जो पोते थे किसके, औरंगजेब के, अजीम मुसान को, ठीक है, ये कौन थे भाई, औरंगजेब के पोते थे। इनको क्या क्या, फौजदार का पद नियुक्त किया। यानी कि शांति बनाए रखने का काम किसका है, अजीम मुसान का। ये अजीम मुसान कौन है, पोते हैं मुगल बादशाह। और मुर्शिद कुली खां पहले कहाँ थे, ये उड़ीसा में दीवान का कार्य देख रहे थे, ठीक है, उड़ीसा में ये दीवान थे, वहां पे उड़ीसा में दीवान का वसूली कर रहे थे उस क्षेत्र में। तो उनको अब कहा गया कि भाई अब आप जो हैं मुर्शिद कुली खां जो है, अब पूरे बंगाल वाला जो क्षेत्र है पूरा टैक्स है, हर बंगाल कहने का मतलब जैसे कि अब आपके माइंड में समझ में आना चाहिए, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उसके बाद बांग्लादेश हो गया, ये सभी जो क्षेत्रों से जो टैक्स का वसूली करने का काम कौन कर रहेगा, अब मुर्शिद कुली खां करेंगे। और पूरे क्षेत्रों में शांति बनाए रखना, ठीक है ना, रक्षा करना, ये सब काम कौन देखेगा, फौजदार जो होते हैं उनका काम होता है, अजीम मुसान का काम, ठीक है। इस समय बंगाल की बात कर लिया जाए तो बंगाल की जो राजधानी हुआ करती थी, बंगाल की राजधानी इस समय क्या हुआ करती थी, ढाका हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, ढाका। जो आज बांग्लादेश की जो राजधानी है, ठीक है, आज जो बांग्लादेश की जो राजधानी है वही राजधानी उस समय बंगाल की राजधानी हुआ करती थी, ढाका। उस समय बंगाल की राजधानी क्या थी भाई, ढाका थी। जो आज ढाका किसकी राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी, ठीक। अब यहाँ पे हुआ क्या, जो अजीम मुसान जो इनके पोते थे, ठीक है, इन्होंने मुर्शिद कुली खां को कहा कि भाई देखिए जो पैसा आपको मिल रहा है टैक्स वसूली का, उसमें कुछ हम लोग थोड़ा हेरा फेरी करते हैं, मतलब कुछ पैसा आप अपने पास रखिए, कुछ पैसा हम अपने पास रखेंगे, क्योंकि ये दो महत्वपूर्ण पद है, पैसे की जानकारी किसी और तक नहीं जाएगी। बाकी रेस्ट पैसा मान के चलिए ऐसा कि आपने टैक्स जो वसूल किया है मुर्शिद कुली खां 100 करोड़ की है, ठीक है, तो 100 करोड़ में हम लोग कम से कम 20 करोड़ क्या करते हैं, साइड करते हैं, और 80 करोड़ क्या करेंगे, मुगल बादशाह को दीजिए, 20 करोड़ हम लोग आपस में बांट लेते हैं, 10-10 करोड़, ठीक है। ये बात किसने कही, जो औरंगजेब के जो पोते हैं अजीम मुसान ने मुर्शिद कुली खां को। लेकिन ये बात मानने के लिए मुर्शिद खां ने क्या कर दिया, सीधा मना कर दिया, मतलब कि हम ये काम नहीं करेंगे, हमें जो कार्य करने का जो दिया गया है वो कार्य हम दायित्व रूप से निभाएंगे। तो अजीम मुसान ने ये तो समझ लिया कि भाई यहाँ ढाका में रहने से कोई फायदा है नहीं हमारी, ठीक है, क्योंकि मुर्शिद कुली खां कुछ पैसा हमें देगा नहीं, हमें कोई फायदा होगा नहीं, इसलिए अजीम मुसान जो थे ये कहाँ चले गए, बिहार चले गए। बिहार में कहाँ चले गए, पटना चले गए, ठीक है, बिहार में ये कहाँ चले गए भाई, पटना चले गए, ध्यान से समझिएगा। और ये जब पटना आ गए यानी कि बिहार आ गए, तो बिहार में जितने राजा थे या जो शासक वर्ग थे उनको कहा कि आपको टैक्स देने के लिए अब ढाका जाने की जरूरत नहीं है, आप हमें दीजिए पैसा, हम जो है आपका पैसा को ढाका पहुंचा देंगे, ठीक है। क्यों आप उतना दूर जाएंगे, उतना खर्च करेंगे, उतना परेशान होंगे, उसके बदले आप हमें क्या करेंगे भाई, पैसा दीजिए, हम आपका पैसा यानी टैक्स जो है हम क्या करेंगे, वहां ढाका पहुंचा देंगे। तो इस प्रकार से ये घपलाबाजी अजीम मुसान ने किया, और उस समय 1 करोड़ रुपए कहाँ पे खर्च किया इस अजीम मुसान खान ने, पटना शहर का इस्टेब्लिशमेंट करने में। ऐसा समझिए कि पटना शहर को विकसित करने में या फिर पटना शहर का प्लान वे में बसाने में इन्होंने उस समय 1 करोड़ रुपए खर्च किया, और उसका नाम इसने अपने नाम पे रखा, अजीम मुसान के नाम पे, अजीमाबाद, ठीक है, अजीमाबाद। तो पटना जो शहर है उसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया था, अजीमाबाद। तो याद रखिए पूछा जाएगा कि पटना का जो नाम अजीमाबाद रखा गया किसने रखा था, तो यही अजीम मुसान। कौन था अजीम मुसान, फौजदार थे औरंगजेब के, मुगल बादशाह जो मुगल काल जो था उस समय के जो फौजदार हुआ करते थे अजीम मुसान, उसने पटना शहर का नाम क्या बदल दिया था, अजीमाबाद रख दिया गया था। और उस समय उसने 1 करोड़ रुपए पटना शहर में खर्च किया था, ठीक है। अब इधर देखिए ये अब आ चुका है कहाँ, पटना में। अब मुर्शिद कुली खां जो ढाका में ये क्या है भाई, अकेले हैं। मुर्शिद कुली खां जो हैं ये अभी कहाँ, ढाका में अकेले हैं। और ये देख रहे हैं कि अजीम मुसान बिहार चले गए हैं,
और वहाँ उन्होंने अपना एक अलग अजीमाबाद शहर बसा लिया। इसलिए मुर्शिद कुली खां जो थे, इन्होंने भी अपने ही नाम पे एक जगह बनाया, ठीक है ना, एक जगह बनाया या कह सकते हैं बसाया, जिसका नाम था मुर्शिदाबाद, ठीक है, जिसका नाम था मुर्शिदाबाद, बंगाल में ही। और इसने अपनी राजधानी ढाका से शिफ्ट करके कहाँ कर लिया, मुर्शिदाबाद, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो बंगाल का नवाब है, ठीक, बंगाल का नवाब वो कौन सा बंगाल का नवाब जिसने मुगल की जो राजधानी हुआ करती थी ढाका, वहां से उसने शिफ्ट करके मुर्शिदाबाद कर लिया, तो वो कौन थे भाई, याद रखिएगा, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिदाबाद शहर को बसाने वाले व्यक्ति कौन है, तो मुर्शिद कुली खां। और इसी समय 1707 में जो औरंगजेब मुगल बादशाह थी, इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब जो है, इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनके मृत्यु के बाद जो आपके मुर्शिद कुली खां है, ठीक है, मुर्शिद कुली खां जो थे, जो पैसा वगैरह जो औरंगजेब को दे रहे थे, ये देना बंद कर दिया और स्वतंत्र रूप से इसने अपने आप को ही बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। यानी कि बंगाल का नवाब घोषित करने का मतलब कि अब दीवान कौन होगा, फौजदार कौन होगा, ये सारी चीज मेरे हाथ में है, हम सारी चीजें देखेंगे, कोई पैसा हम कहीं किसी को देने वाले नहीं है। और इसे कहाँ पे अपनी राजधानी शिफ्ट कर लिया है, मुर्शिदाबाद में। चीज़ों को आपने समझा कि नहीं समझा, एक बार मैं आपको यहाँ पे फाइनली मैं आपको यहाँ पे कोरिलेट करवाता हूँ। देखिए चीज़ें हुई क्या यहाँ पे घटना, हमने ये बताया कि जो औरंगजेब जो था आपका मुगल बादशाह था, ठीक है ना। औरंगजेब जब मुगल बादशाह थे तो यहाँ पे दो पद हुआ करते थे, एक दीवान की और एक फौजदार की। दीवान में कह लिया जाए जिसका नाम है मुर्शिद कुली खां, और फौजदार जो थे आपके अजीम मुसान। तो यहाँ पे ये क्या किए, बिहार चले गए। बिहार में पटना को किस नाम में बदल दिया गया, या पटना का नया नाम बदल करके इसने क्या रखा, अजीमाबाद। और यहाँ पे 1 करोड़ रुपए इस शहर में खर्च किए। उसी प्रकार मुर्शिद कुली खां ने भी अपने नाम पर एक जगह का नाम बनाया, मुर्शिदाबाद, ठीक है। और इसने मुर्शिदाबाद में अपनी राजधानी को क्या कर लिया भाई, शिफ्ट कर लिया। और अपने आप को 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, स्वतंत्र। तो क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, वह पहला नवाब कौन है, बंगाल का स्वतंत्र पहला नवाब बनने वाला व्यक्ति कौन है, तो ये मुर्शिद कुली खां ही है, ठीक है। तो बंगाल का स्वतंत्र पहला नवाब कौन बना था, मुर्शिद कुली खां। स्वतंत्र पहला नवाब मतलब आप समझे कि नहीं, यानी कि पहला नवाब, स्वतंत्र पहला नवाब का मतलब सिंपल सी बात यह है कि जो दीवान है और जो फौजदार है, ये दोनों का पद जो है अब किसके अधिकार में है भाई, मुर्शिद कुली खां के। जो पहले किसके हाथ में था, औरंगजेब के हाथ में था। अब स्वतंत्र, क्योंकि अब ये बंगाल का नवाब, इट मीन्स दीवान और जो फौजदार, अब कौन बनेगा या फिर दोनों मेरे ही हाथ में रहेगा, ये कौन स्वतंत्र रूप से घोषणा कर दी, मुर्शिद कुली खां। तो पूछा जाएगा कि बंगाल का स्वतंत्र पहला नवाब बनने वाला व्यक्ति कौन है, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां के बाद, ठीक है, देखिए बंगाल के नवाब जो है मुर्शिद कुली खां, इनके मृत्यु के बाद, मुर्शिद कुली खां के बाद अगला जो बंगाल का नवाब बनेगा वो बनेगा अलीवर्दी खां, ठीक है। कौन बनेगा, अलीवर्दी खां। कौन बन रहा है अगला बंगाल का नवाब, अलीवर्दी खां। 1740 में ये बंगाल का नवाब बनेगा, 1756 तक, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताइए। तो 1740 में ये बन चुके हैं बंगाल के नवाब कौन, अलीवर्दी खां। तो सिंपल सी बात है, 1740 इट मीन्स अभी अब सबको है, कौन कौन है, पुर्तगाली भी होंगे भारत में, ट्रेड कर रहे हैं, इधर डच भी होगा। 1759 में बेदरा के युद्ध में ये भाग जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा। अंग्रेज भी अभी यहाँ पे भारत में ट्रेड कर रहे हैं, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, इस समय यहाँ पे भारत में ये लोग क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। और इस समय बंगाल का नवाब कौन है, अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां कौन क्या बन चुका है अब, बंगाल का नवाब। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र बंगाल का नवाब बनने वाला पहला कौन है, पहला स्वतंत्र बंगाल का नवाब बनने वाला व्यक्ति कौन है, तो मुर्शिद कुली खां। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसने क्या कर दी, घोषणा कर दी खुद को बंगाल का नवाब, ठीक है। स्वतंत्र रूप से पहला बंगाल का नवाब बनने वाला व्यक्ति कौन था, तो मुर्शिद कुली खां। इसी ने मुर्शिदाबाद शहर की स्थापना की। और यहाँ पे इनके मृत्यु के बाद अगला बंगाल का नवाब कौन बना, अलीवर्दी खां, 1740 से लेकर 1756 तक। अब इनका एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है, इन्होंने जो यूरोप की जो कंपनियां थी, इनकी तुलना मधुमक्खी के छत्ते से किया था। यानी कि जो यूरोपीय कंपनियां थी जो भारत में भी व्यापार कर रही थी, यूरोपीय कंपनियां, इनकी तुलना इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते से की है, मधुमक्खी के छत्ते से की है। इन्होंने क्या कहा कि जिस प्रकार से कि जो यूरोपीय कंपनियों के साथ अगर आप व्यवहारिक रूप से, प्यार रूप से अगर व्यवहार बनाए रखते हैं, तो जिस प्रकार से मधुमक्खी क्या करती है, हमें शहद देती है, उसी प्रकार से ये हमें क्या करती है, यूरोपीय कंपनियां टैक्स देती है।
और अगर हम इसके खिलाफ कोई विद्रोह करते हैं, कोई युद्ध करते हैं या इनको अगर हम तंग करते हैं तो सेम जिस प्रकार मधुमक्खी के छत्ते को जब आप हाथ लगाते हैं या कोई प्रहार करते हैं तो यह क्या करती है, डंक मारती है। तो उसी प्रकार यूरोप पे कंपनियां भी क्या करती है भाई, हमारे ऊपर सेना से हमला करवाती है। तो यूरोप पे ये सवाल है भाई आपका कि यूरोप पे कंपनियों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से किसने की थी? वह बंगाल का नवाब कौन था? तो अलीवर्दी खां। ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि ये पूछा गया दरोगा में सवाल है भाई। तो यूरोप पे कंपनी की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से किसने की थी? अलीवर्दी खां ने किया था। क्यों किया था ये भी समझ में आ गया। अब देखिए अलीवर्दी जो खां बंगाल के नवाब बने हैं, अलीवर्दी खां जो बंगाल के नवाब बने 1740 से लेके 1756 तक, ठीक है। इनका कोई अपना पुत्र नहीं था, ठीक है, इनका पुत्र नहीं था। इनका क्या है भाई, पुत्र नहीं है। इनका 3 बेटी है। तीनों बेटी का नाम सुनिए। पहला बेटी का नाम है अमीना बेगम, ठीक है, पहली बेटी का नाम है अमीना बेगम, दूसरी बेटी का नाम है माई मुन्ना बेगम, और तीसरी बेटी का नाम है घसीटी बेगम, ठीक है। अब अगला जो अलीवर्दी खां के मृत्यु के बाद जो बंगाल का नवाब बनेगा, अब इनके क्योंकि कोई पुत्र है नहीं, इसलिए अलीवर्दी खां ने कह दिया कि जो हमारा नाती है, ठीक है, वही क्या होगा, अगला बंगाल का नवाब बनेगा। अब इनकी जो तीनों बेटियां हैं ये आपस में ही क्या कर ली हैं भाई, युद्ध कर लिए हैं कि अगला बंगाल का नवाब हमारा पुत्र, इनका जो पुत्र है ये बनेगा, इनका पुत्र है, ये आपस में ही क्या कर लिए, युद्ध कर लिए। और इस युद्ध में हुआ क्या कि जो घसीटी बेगम है, इनके जो पुत्र हैं सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला, ये क्या किए, बंगाल के नवाब बनाए गए, ठीक है। क्योंकि अलीवर्दी खां ने पहले ही कह दिया था कि इनकी जो नाती है, इनका नाती कौन, सिराजुद्दौला, वही क्या होगा, बंगाल का नवाब बनेगा। अब इसके बाद जो अमीना बेगम है और माई मुन्ना बेगम, ये दोनों बहन, यानी कि अगर देखा जाए जो सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला के ये दोनों क्या हुए, मौसी हुए। ये दोनों अमीना बेगम और माई मुन्ना बेगम ने क्या किया, अंग्रेजों के शरण लिए, अंग्रेजों के पास गए और उनको कहा कि आप हमें सेना दीजिए, हम सिराजुद्दौला को क्या करेंगे, पराजित करेंगे। लेकिन जस्ट हुआ अपोजिट, सिराजुद्दौला ने अपने दोनों मौसियों की हत्या करवा दी। लेकिन सिराजुद्दौला को जब ये बात पता चला कि इसकी मदद कौन कर रहा था, अमीना बेगम, माई मुन्ना बेगम, जो हमारे ही खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, उसकी मदद करने वाले कौन थे, अंग्रेज। तो अंग्रेज की इतनी हिम्मत, जिसको भारत में ट्रेड करने के लिए मुगल बादशाह ने निमंत्रण मतलब अधिकार दिया, उसने हमें ही मरवाने के लिए सेना दिया। इसलिए जो सिराजुद्दौला है, जो अंग्रेजों की जो किला है बंगाल में, फोर्ट विलियम किला, ठीक है, उस पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। और ये घटना है आपकी 20 जून 1756 में हमला कर दिया। और 146 जो अंग्रेजी सेना है और उनके अधिकारी हॉलवेल को क्या कर दिया, एक छोटे से रूम में क्या कर दिया, कैद करके रख दिया गया 24 घंटा। और कहा जाता है जो हॉलवेल इनके अधिकारी थे, जो जीवित बचे थे, कहा जाता है इसमें से मात्र 146 में, इतने छोटे रूम में सबको कैद कर दिया गया था, तो मात्र 23 सेना ही क्या बचे थे, जिंदा बचे थे। ये घटना बताया है हॉलवेल ने। और इसी घटना को कहा गया है ब्लैक होल की घटना। तो कब हुई थी, 20 जून 1756। ये आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई, कैसे अगला नवाब की घटना बनी है। मैंने ये बताया कि जो अगला नवाब बंगाल का बन रहा है, मुर्शिद कुली खां, जो ये बंगाल का स्वतंत्र पहला नवाब बना था, इसके मृत्यु के बाद अलीवर्दी खां 1740 से 1756 तक बंगाल का नवाब बना रहा है। इनका कोई पुत्र नहीं था, इनके 3 बेटियां थी, अमीना बेगम, माई मुन्ना बेगम, घसीटी बेगम। तो अलीवर्दी जो खां थे, उन्होंने कहा कि हमारा जो नाती है कौन, जो घसीटी बेगम का जो पुत्र है सिराजुद्दौला, वही बंगाल का नवाब बनेगा। इसको लेकर के जो अमीना बेगम है और माई मुन्ना बेगम, इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का मदद लिया। मदद लेना के मतलब कि आप हमें सेना दीजिए, हम आपकी सेना के मदद से सिराजुद्दौला को क्या करेंगे, पराजित करेंगे। अब अंग्रेजों के पास सेना कहाँ से आती थी, ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि ये तो भारत में आए थे ट्रेड करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि ये कहे जैसे कि कोई व्यापारिक कोठी बनाए, तो यहाँ इन्होंने अपना सारा एक गोदाम बनाया, तो सारा सामान रखे। तो इस गोदाम की रक्षा करने के लिए अंग्रेज क्या करते थे, अपनी सेना का यहाँ पे नियुक्ति करते थे। तो इसको सैन्य केंद्र भी आप कह सकते हो। तो यही सेना का मदद इन्होंने मांगा। लेकिन हुआ क्या कि सिराजुद्दौला ने इससे पूर्व ही अपने दोनों मौसियों की हत्या करा दी। और जब ये बात जाना कि अंग्रेज ने हमारे खिलाफ ही सेना देने की बात कही या मदद करने की बात करी, इसलिए इसने कहा क्या किया, फोर्ट विलियम किला में हमला कर दिया। और 20 जून 1756 में 146 अंग्रेजी सेना और उसके जो अधिकारी थे हॉलवेल को एक छोटे 20 बाय 20 कमरे में 146 लोगों को क्या कर दिया, कैद कर दिया गया। और घुट घुट करके यहाँ सारे लोग मर चुके थे, केवल 23 सेना जीवित बचे थे। और ये घटना हॉलवेल ने बताई थी। यही घटना कहलाती है इतिहास में ब्लैक होल की घटना, ठीक है। ठीक, अब इस घटना के बाद हुआ क्या था समझिए। इस घटना के बाद जो बंगाल में
इस घटना के बाद बंगाल में जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार कर रही थी, ये बंगाल को छोड़ करके कहाँ वापस आ गए, दक्षिण भारत में, यानी कि साउथ कहाँ, मद्रास में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए, याद करिए, बंगालों की जो अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, यहाँ बंगाल में क्या करती, इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी बना रखी थी। यहाँ पे इनका किला था, फोर्ट विलियम किला था, यह मैंने आपको बता रखा। ठीक है, तो यहाँ से ये वापस कहाँ आ गए थे, वापस फिर से ये मद्रास आ चुके थे। अब हुआ क्या कि जैसे कि ये मद्रास आ गए हैं, इनका यहाँ पे व्यापारिक कोठी है। अब यहाँ पे बंगाल जब व्यापार कर रहे थे तो इसके बदले ये क्या करते थे, जो मुगल बादशाह थे या बंगाल के नवाब को टैक्स देते थे। अब ये टैक्स आना बंगाल के नवाब को क्या हो गया, बंद हो गया है। और इधर अंग्रेज भी परेशान है कि इनकी कंपनी, यानी कि यहाँ पे जो इनकी कंपनियां हैं वो बंद है भाई, फैक्ट्रियां वगैरह। इसीलिए अगला बंगाल का जो गवर्नर बनाया गया लॉर्ड क्लाइव को, यानी कि अंग्रेजों का जो नेतृत्व करता थे वो थे लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, और उनको कहा गया कि आप बंगाल जाइए और बंगाल के जो नवाब है सिराजुद्दौला से मुलाकात करिए, कोई संधि करिए, कोई बीच का रास्ता निकाले ताकि हम क्या कर सके, ट्रेड भी कर सके। और इधर जो बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला, ठीक है, जब इस पे जो ये वाला जो क्षेत्र देख रहे थे, यहाँ से अंग्रेज को भगा दिया गया था, अंग्रेज यहाँ भाग करके आ गए थे, तो अब ये सिराजुद्दौला तो आ चुका था मुर्शिदाबाद। ठीक है, जो जो आपके बंगाल के नवाब थे, कौन, सॉरी, जो दीवान थे मुर्शिद कुली खां, जो उन्होंने क्या किया था, ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर लिया था, तो यहीं पे बंगाल का नवाब बैठ रहा था। लेकिन ये बंगाल किसके अधीन छोड़ कर गया था, तो उनके ही एक मित्र थे मानिक चंद। ठीक है, उनको ही प्रभार दे दिया। तो अब ये लॉर्ड क्लाइव यहाँ आए बंगाल में कि किससे, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से मिलने की, भाई जो भी आपने जो भी चीज़ें की है, जिस प्रकार से हमारी फैक्ट्रियां बंद है। और इधर बंगाल का नवाब भी चाह रहा था कि अंग्रेज आए भाई, ट्रेड करें, क्योंकि इनको भी टैक्स जो पैसा आ रहा था वो पैसा आना बंद हो गया। तो फाइनली यहीं पे लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में एक संधि होती है। संधि का नाम है आपका अलीनगर की संधि, यानी कि कलकत्ता को पहले अलीनगर कहा जाता था। अलीनगर की संधि हुई थी 9 फरवरी, ठीक है, 9 फरवरी 1757 को। तो फाइनली इस संधि के बाद फिर से वापस अंग्रेज कहाँ आ चुके हैं, बंगाल आ चुके हैं। देखिए, ये अंग्रेज जिनको खदेड़ करके यहाँ से भगाया है सिराजुद्दौला, अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये बंगाल को जीत लेगा यही अंग्रेज, समझ सकते हैं आप। ये सिराजुद्दौला जो अंग्रेजों को यहाँ से भगाया है खदेड़ करके, जो डर के मारे भागे हुए हैं और यहाँ आके संधि करके हाथ जोड़ करके कह रहे हैं बंगाल के नवाब को कि हम आपके साथ यहाँ पे शांतिपूर्वक रहेंगे, हम यहाँ पे व्यापार करेंगे, बदले में आपको जो पैसा दे रहे थे। और इधर से पैसा आना भी बंगाल के नवाब को बंद हो गया था, तो वो भी चाह रहे थे कि आइए भाई यहाँ व्यापार करिए और उसके बदले हमें जो पैसा दे रहे हैं दीजिए। ठीक है, तो ये संधि अलीनगर की संधि। लेकिन अंग्रेज यानी कि जो लॉर्ड क्लाइव थे, इनको पता था कि जो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब है, इसके रहते हम यहाँ पर व्यापार अच्छे तरीके से, यानी कि अंग्रेजों की अब नीति क्या थी भाई, राजनीतिक हस्तक्षेप। किससे सीखा था, फ्रांस के जो गवर्नर थे डुप्ले, याद करिए 1731 वाली कहानी। तो अब अगर सिराजुद्दौला होगा तो ये काम हम नहीं कर सकेंगे, व्यापार भी और राजनीतिक हस्तक्षेप, मतलब कि जो क्षेत्र है बंगाल का, छोटे छोटे क्षेत्रों में जो राजा है, उन राजा को नियुक्ति कराने में, क्योंकि अगर हम राजा बैठाएंगे तो वो राजा हमारे अकॉर्डिंग कार्य करेगा, टैक्स उतना हमको देगा, है ना, हम उतना अधिक वहां पर व्यापार करेंगे, तो ये काम सिराजुद्दौला करने नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले उसने क्या किया कि जो सिराजुद्दौला के जो प्रमुख सेनापति थे मीर जाफर, ठीक है, और इनके जो मित्र हैं जो बंगाल का प्रभार देख रहे थे मानिक चंद, इनको अपने अधीन किया। इनको क्या किया भाई, कुछ लोभ दिए। यहाँ तक कि मीर जाफर को कहा कि भाई आप तो असली हीरो हैं बंगाल के नवाब बनने के लायक, जो आपके अंदर कार्यशैली है, जो आपके अंदर जो अभी आपकी जो छवि है, जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला उससे कई गुना अधिक है, तो बंगाल का नवाब तो आपको बनना चाहिए। तो भाई सिंपल सी बात है, कोई इतना अगर तारीफ कर दे तो भाई वो भी कहीं ना कहीं तो भाई लगेगा कि वाकई मेरे अंदर इतनी क्वालिटी है और हम प्रधान सेनापति बने हुए हैं। तो इस प्रकार से मीर जाफर और मानिक चंद को अंग्रेजों ने क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया। ठीक है, समझिए, यानी कि ये जो सिराजुद्दौला है, अभी समझिएगा भाई, सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब है, ये अभी कहाँ है, पहले मैं ये बताया, ये कहाँ है, मुर्शिदाबाद में है। क्योंकि बंगाल का नवाब जो बंगाल का राजधानी हुआ करता था ढाका, ढाका से मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर दिया था मुर्शिद कुली खां, तो मुर्शिदाबाद में है। लेकिन बंगाल का प्रभार कौन देख रहा था, मानिक चंद, ठीक है, मानिक चंद देख रहा था। और इसका जो प्रधान सेनापति था, कौन था प्रधान सेनापति, वो था मीर जाफर। कौन था, वो था मीर जाफर। तो इसको अपने अधीन, इन दोनों को अपने अधीन कर लिया है अंग्रेजों, यानी कि अंग्रेजों का जो नेतृत्व करता कौन थे भाई, लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है।
अब इसी समय क्या हो रहा है, यूरोप में सप्तवर्षीय, याद करिए मैंने आपको बताया है, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, ठीक है। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से लेके 7 वर्षों तक सप्तवर्षीय युद्ध चला। किसके किसके बीच में? फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में। ये युद्ध कहाँ चल रहा है भाई? यूरोप में चल रही है। फ्रांस और अंग्रेज आपस में लड़ रहे हैं। किस लिए? जो आपका जो ऑस्ट्रिया है ना, सॉरी जो कनाडा है आपका, कनाडा देश पे अपना अधिकार करने के लिए, क्योंकि कनाडा पे किसका अधिकार था? अंग्रेजों का अधिकार था। इधर फ्रांस कहने लगा कि नहीं, इस पे हमारा अधिकार होगा। इस कारण ये लोग आपस में यहाँ लड़ने लगे और इसके कारण ही क्या हुआ था? तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था। याद करिए मैंने बताया था 1758 से लेके 1763 तक चला और फाइनली पेरिस की संधि से ये फिर युद्ध समाप्त हुआ। तो इस कारण यहाँ पे जो कर्नाटक जो युद्ध हुआ, यानी कि ये लोग आपस में जो लड़ रहे थे यूरोप में, इसका प्रक्रिया यहाँ पे भारत में देखने को मिला। भारत में क्या, जो फ्रांस का जो बंगाल वाला जो क्षेत्र था, वहां पे इनका एक बस्ती था चंद्रनगर, ठीक है। और अंग्रेजों की यहीं पे किला थी फोर्ट विलियम किला। यहाँ पे ये लोग क्या करने लगे, दोनों फ्रांसीसी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सेना की संख्या जो थी बढ़ाने लगे, क्योंकि इन लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं और इसका प्रभाव, जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ भारत में भी ये लोग आपस में जैसे सिचुएशन बन गए थे लड़ाई की, इसलिए यहाँ पे सेना की संख्या बढ़ाने लगी। अब ये बात जैसे ही सिराजुद्दौला को पता चल रही है कि ये लोग अपने जो व्यापारी कोठी है, जो बस्ती, वहाँ पे सेना की संख्या बढ़ा रहे हैं, तो सिराजुद्दौला ने दोनों को, फ्रांसीसी और अंग्रेजों को कहा कि जो आप सेना की संख्या बढ़ा रहे, तुरंत वहां पे उन सारे सेनाओं को की जो संख्या उसको कम करिए। क्योंकि भाई देखिए, हम राजा, हमारा अपना एक प्रजा, हमारी सेना है, और एक और आप आए हैं और आप अपनी सेना की संख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं। मतलब हमसे अधिक अगर आपकी सेना हो जाएगी तो सिंपल सी बात, हम राजा होते हुए भी आपके नज़र में कमजोर और आप हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। इसीलिए सिराजुद्दौला ने यहाँ से दोनों को फरमान भेजाया। तो जो फ्रांसीसी थे उन्होंने रोक दिया सेना की संख्या बढ़ाना, लेकिन अंग्रेज ने क्या कर रखा है भाई, जो मीर जाफर हैं और जो मानिक चंद है, जो इनके मेन सेनापति हैं, उनको ही अपने क्या कर चुका है भाई, लोभ दे करके अपने अधीन कर चुके हैं। अंग्रेज यहाँ पे रुके नहीं और अंग्रेजों ने क्या किया, चंद्रनगर के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो फ्रांस के जो गवर्नर हैं वो आए सिराजुद्दौला के पास और वो कह रहे हैं कि साहब आपने कहा और हमने रोक दिया, बदले में अंग्रेजों ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। अब सिराजुद्दौला ने कहा कि भाई अंग्रेजों की इतनी हिम्मत, मेरे कहने के बाद भी इन्होंने अपनी सेना की संख्या बढ़ाते चले गए और इन्होंने जो फ्रांसीसी की जो बस्तियां थी चंद्रनगर पे इसने आक्रमण कर दिया। इसलिए इसने क्या किया, और ये आक्रमण कब हुआ था, 13 जून 1757 में, ठीक है। 1757 में क्या किया, चंद्रनगर पे इन्होंने आक्रमण कर दिया और अपनी जो फोर्ट विलियम किला वहां पे सेना की संख्या बढ़ाते चला गया अंग्रेज। ये देखते हुए सिराजुद्दौला ने 23 जून 1757 में अंग्रेजों के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, युद्ध लड़ा, जिसको हमने कहा प्लासी का युद्ध, ठीक है। प्लासी का युद्ध लड़ा, ठीक है। प्लासी का युद्ध लड़िए। प्लासी कहाँ है आपका, वेस्ट बंगाल में है, नादिया जिला में है, और किस नदी के किनारे है, तो भगीरथी नदी के किनारे है। तो 3 सवाल। प्लासी का युद्ध कब हुआ, 23 जून 1757 में। कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल, नादिया जिले में, भगीरथी नदी के किनारे में। लेकिन यहाँ पे अंग्रेज को तो पता है कि अब ये युद्ध तो हुआ है, सिराजुद्दौला आ तो गया है, लेकिन इसके सेनापति मीर जाफर और इनके जो मानिक चंद है, जो मित्र, ये सभी तो हमारे साथ मिले हुए हैं। यानी ये एक युद्ध कैसा युद्ध था, सट्टे वाली युद्ध थी, यानी कि सट्टेबाजी वाली युद्ध थी। यानी पहले से ही यहाँ पे मैच फिक्सिंग हो रखी थी, मैच डिसाइड थी। अब इस युद्ध में क्या करने लगा, जो इनके सेनापति थे, प्रधान सेनापति जो मीर जाफर, इन्होंने सूचना पर भेजवाई सिराजुद्दौला की भाई हम हार रहे हैं, हमारी सेना की मृत्यु हो रही है, इसलिए आप क्या करें, बिहार चले जाए। तो सिराजुद्दौला को बिहार भेज दिया गया और वहां पे था मीरन, इसका ही पुत्र, यानी मीर जाफर को पुत्र। ये लोग पहले से साठ गांठ करके रखे थे और मीरन ने क्या कर लिया, धोखे से सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। और अगला, यानी कि प्लासी के युद्ध आप देख पा रहे, इस प्रकार से सिराजुद्दौला हार गया। और अगला बंगाल का नवाब किसको बना दिया अंग्रेजों ने, अगला बंगाल का नवाब किसको बना दिया गया, मीर जाफर को, ठीक है। अगला बंगाल का नवाब बन रहा है मीर जाफर, कब, 1757 से लेके 1760 तक, ठीक है। 1757 से लेकर के 1760 तक ये मीर जाफर अगला बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। किसने बनाया है भाई, अंग्रेजों ने इसको बनाया। सिंपल सी बात, अगर अंग्रेजों ने बनाया है तो अंग्रेज इससे क्या लेगा, फायदा लेगा, पूरी लूट अंग्रेजों मचाएंगे। तो इसके शासन काल में बंगाल को पूरी तरह से अंग्रेजों ने क्या किया, लूटा। और जब ये चीज, जब मीर जाफर देख रहा है कि भाई हम नाम मात्र के बंगाल के नवाब है, इससे अच्छा तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला ही था, हम सेनापति ही अच्छे थे, और ये चीज इसको भाया नहीं कि हम एक कठपुतली की तरह अंग्रेजों के गुलाम बन करके रहे।
इसलिए इसने क्या किया, डचों के प्रभाव जो केंद्र रहा है, जो आपके व्यापारी कोठी मैंने आपको बताया था, पिपली, कासिम बाजार, इनका प्रभाव यानी इनके तरफ ये थोड़ा सा रुझान ज्यादा बढ़ाने लगे। कौन? जो बंगाल के नवाब थे मीर जाफर, इनके साथ मिलने बैठने लगे, इनके व्यापारी करने का इनको थोड़ा अधिकार, राइट्स अधिक देने लगे। और ये बात जब अंग्रेजों को पता चली तो अंग्रेजों ने देखा कि जो बंगाल का नवाब मीर जाफर है हमारे साथ कम, हमारी बातें कम, ये ज्यादा डचों के प्रभाव में आ चुका है, इसलिए इसने सबसे पहले देखा कि डचों को यहां से भगाना चाहिए। तो 1759 में डचों के साथ अंग्रेजों ने एक युद्ध किया जिसको कहा जाता है बेदरा का युद्ध, और फाइनली 1759 में यहाँ पे डचों की समाप्ति हुई और यहाँ से मीर जाफर को 1760 में हटाया गया। और अगला बंगाल का नवाब किसको बनाया गया? मीर जाफर का जो दामाद था मीर कासिम। ठीक है, अगला जो बंगाल का नवाब बनाया गया मीर कासिम को। ध्यान से समझिएगा भाई यहाँ पे। तो अब मीर कासिम है बंगाल का नवाब। समझिए, प्लासी का जो युद्ध हुआ, अभी आपसे सवाल पूछा जाएगा, क्या क्या सवाल पूछेगा, देखिए प्लासी का युद्ध का क्या सवाल बनेगा। जो प्लासी का जो युद्ध हुआ कब हुआ, पहले हमें यह बताइए। 23 जून हुआ 1757। क्यों हुआ आपको पता है? बंगाल का नवाब कौन है भाई इस समय? सिराजुद्दौला है बंगाल का नवाब, सिराजुद्दौला है बंगाल का नवाब। बंगाल यानी ब्रिटिश अंग्रेजों का जो नेतृत्व करता कौन कर रहा था? लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। कौन कर रहा था भाई? लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। ठीक है, इस समय ब्रिटिश गवर्नर भी कौन थे भाई? गवर्नर भी, बंगाल के गवर्नर भी लॉर्ड क्लाइव ही थे। कब हुआ ये भी मैंने डेट बता दिया। प्लासी का युद्ध कहाँ है, यानी प्लासी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। कौन से जिला भी पूछेगा, नादिया जिला में। और कौन से नदी के किनारे? तो भगीरथी, यानी गंगा नदी को ही बंगाल में भगीरथी कहा जाता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं भाई? अच्छा, इस समय अगर आपसे पूछ लिया जाए मुगल बादशाह कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, ये मैंने खैर बताया है, जो डिक्लाइन ऑफ मुगल फेज रहा इस समय आलमगीर द्वितीय था। ठीक है, आलमगीर, क्योंकि ये सभी जो मुगल बादशाह क्या है, नकारे मुगल बादशाह है, नालायक मुगल बादशाह है। आलमगीर द्वितीय थे मुगल बादशाह। ठीक है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके प्लासी के युद्ध से बनेंगे। कब हुआ है? 23 जून 1757। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे और इनके जो सेनापति थे कौन थे भाई? मीर जाफर थे, जिसने साठ घाट कर रखे थे। और इस समय बंगाल के गवर्नर या अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करता कौन थे? लॉर्ड क्लाइव थे। मुगल बादशाह इसमें कौन थे? आलमगीर द्वितीय थे। वेस्ट बंगाल नादिया जिले में भगीरथी नदी किनारे है आपका प्लासी स्थित। इतना आपको क्लियर है, आपको याद रखना है। अब अगला बंगाल का नवाब किसको बनाया गया है? मीर कासिम को बनाया। किसने बनाया है? अंग्रेजों ने बनाया। तो सिंपल सी बात है भाई, अंग्रेज क्या चाहेंगे? इससे भी उतना ही। और इससे क्या किया, जो चट्टगांव वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, जो वर्धमान, ये सब क्षेत्रों को अंग्रेजों ने क्या किया? जमींदारी पे ले लिया, पूरा लूटपाट। लेकिन मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बना और ये जब देख भी चुका था कि इनके जो क्या बोल सकते हैं, पिताजी या ससुर कह सकते हैं, जो मीर जाफर थे, किस प्रकार से कठपुतली की तरह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनको भी आभास हो चुका था कि हम भी बंगाल के नवाब तो बनेंगे लेकिन हमारे साथ भी ऐसी चीजें होगी। इसलिए इसने सबसे पहले क्या किया कि जो बंगाल का जो राजधानी हुआ करता था मुर्शिदाबाद, इसने मुर्शिदाबाद को अंग्रेजों से दूर किया और ये कहाँ से ले गए? मुंगेर ले गए। ठीक है, बिहार में जो आपका मुंगेर जो क्षेत्र है वहां पे शिफ्ट कर दिया राजधानी, ताकि बार बार जो अंग्रेज है यहाँ पे आ नहीं सके, क्योंकि मुर्शिदाबाद तुरंत आ जाते थे ये लोग और अपनी जो भी बातें रख देते। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी को क्या किया? मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर दिया, बंगाल की राजधानी। और यहीं पे इन्होंने राइफल की भी फैक्ट्री बनाई। देखिए, इन्होंने राइफल की फैक्ट्री इसलिए स्टैब्लिशमेंट की क्योंकि इनको पता था कि जो अंग्रेजों के खिलाफ हमें शायद युद्ध करना पड़ सकता है, क्योंकि जब ये मीर जाफर के ही नहीं हुए तो हमारे कहां से होंगे। ठीक है, तो अब इसने आपसे पूछा जाएगा कि जो राइफल की फैक्ट्री बनाई गई थी बिहार के मुंगेर क्षेत्र में, किस बंगाल के नवाब के द्वारा? तो मीर कासिम जो थे उस समय बंगाल के नवाब थे। अब इस समय की एक घटना है, मीर कासिम ने क्या किया था। देखिए, 1717 में जो मुगल बादशाह हुआ करते थे फर्रुखशियर, ठीक है, फर्रुखशियर, इसने अंग्रेजों को एक बहुत ही सुपर फरमान दे रखा था कि अंग्रेजों को कह रखा था कि आप पूरे बंगाल वाले क्षेत्र में क्या करिए? फ्री टैक्स ट्रेड करिए। ठीक है, आपको जहां जाना है गाड़ी से अंग्रेज, देखिए क्या होता था कि जैसे टोल टैक्स आज जो आप देखते थे, ऐसा समझिए आज के समय से कंपैरिजन, टोल टैक्स जो देते थे, तो देखिए चाहे वो भारतीय गाड़ी हो या फिर अंग्रेजों की गाड़ी हो, सभी को देना पड़ता। तो इनको फरमान है कि भाई आप अंग्रेजी हैं, आपको टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, एक फिक्स राशि है सालाना, बस दीजिए बस। लेकिन भारतीय जो है वो टैक्स देंगे। तो अब ये जो फरमान फर्रुखशियार ने दिया था, अब यहाँ पे हुआ क्या कि इसका दुरुपयोग अंग्रेजों ने किस प्रकार किया कि जैसे कि मान लीजिए ये टोल टैक्स है और ये भारतीय कोई गाड़ी लेकर आ रहे थे, तो यहाँ पे अंग्रेज रहते थे, इनको कहा जाता था कि आप उतर जाइए, हम इस गाड़ी को लेके जाएंगे, बदले में मान लीजिए 100 रुपये टोल टैक्स है तो आप हमें 50 रुपया ही दीजिए और हम यहाँ से इसको फ्री में पास करवा देंगे, क्योंकि ये अंग्रेजों की गाड़ी हो जाती और फिर यहाँ पे भारतीय बैठ जाते थे। तो ऐसे जो भी पैसा आ रहा था 100 रुपया भारतीयों से भी मुगल बादशाह के पास, ये भी आना बंद हो गया।
और ये बात जब मीर कासिम को पता चल रहा है तो मीर कासिम ने बोला कि अब से जो भी है, चाहे वो भारतीय हो चाहे अंग्रेजों की गाड़ियां हो, कोई भी अब टैक्स देना किसी को भी नहीं पड़ेगा, यानी फुल्ली रूप से टैक्स बंद कर दिया। अब एक प्रकार से जो अंग्रेजों की झोली भर रही थी, वो झोली भरना क्या हो गया, बंद हो गया था, क्योंकि ये जो 50% जो पैसा आ रहा था ये बंद हो गया। तो और ये किसके खिलाफ है, ये मीर कासिम किसके खिलाफ काम किया है, अंग्रेजों के खिलाफ, और अंग्रेज ने ही इसको नवाब बनाया है। इसीलिए इसने क्या किया, क्योंकि अभी मीर कासिम है कहाँ भाई, बिहार के मुंगेर में बैठे हुए हैं। तो अंग्रेजों ने अपनी कुछ सेना 20-22 सेना लेकर के भेजे हैं इनके पास, और इनकी युद्ध हुई है पटना में, और इसी को कहा जाता है पटना का कांड, ठीक है। और इसके फलस्वरूप मीर कासिम को क्या किया गया, बंगाल का नवाब पद से हटाया गया, और फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया 1760 से लेके 1763। देखिए मीर जाफर दूसरे बार फिर से बंगाल के नवाब बन रहे हैं, चीजों को समझिए। पहले बंगाल के नवाब बनाए गए अंग्रेजों के द्वारा मीर जाफर, फिर उनको हटाया गया, फिर बने मीर कासिम। लेकिन ये पटना कांड आपसे पूछेगा, अगर बीपीएससी बिहार जैसे एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो याद रखिएगा पटना कांड किसके किसके बीच हो रहा है, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में हो रहा है, ठीक है। अब ये मीर कासिम कहाँ चल जा चुका है, ये जो आप मीर कासिम देख रहे हैं, ये मीर कासिम भाग करके जा चुका है, अवध पहुंच चुका, ठीक है। अवध के जो नवाब है सुजाउद्दौला से मिल रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अवध के जो नवाब हैं सुजाउद्दौला से मिले हैं, और यहीं मुगल बादशाह भी हैं आपके। मुगल बादशाह कौन है, शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय है। इनसे आपस में मिल रहे हैं ये दोनों, और एक कौन मिल रहे हैं, मीर कासिम। तो ये कह रहे हैं कि भाई हम तीनों अगर मिल जाते हैं तो अंग्रेजों के ऊपर अगर मिलकर हम लोग हमला करते हैं तो अंग्रेज क्या हो जाएंगे, यहाँ से भाग जाएंगे। और लेकिन ये बात आप समझिए, ये बात कब है, 1760 से लेके 1763 में। इस समय बंगाल का नवाब किसको बना दिया गया, फिर से मीर जाफर को। और तब तक अंग्रेज अपनी मजबूती बहुत अच्छी बना चुकी थी, कहाँ पे, बंगाल में। अपनी 20 गुना सेना अधिक करवा बैठा चुकी थी वहां पे, मतलब कि जो वहां का राजा प्रजा थे जितनी सेना थी उससे 20 गुना अधिक सेना अंग्रेजों की सेना बंगाल में वहां पे आ चुकी थी। और ये बात यहाँ पे इन लोग, इसका अनुमान नहीं था इनके अवध के नवाब सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम को। तो वही हुआ क्या कि इन्होंने तीनों ने मीटिंग किया, और इस 3 मीटिंग के साथ में इन्होंने क्या किया, 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों के साथ एक, मतलब कि जो बिहार का जो बॉर्डर आप देख रहे हैं बक्सर वाला, ठीक है, वहीं पर बक्सर का एक युद्ध होता है, किसके साथ, अंग्रेजों के साथ, ठीक है। कब, 22 अक्टूबर 1764 में। और अंग्रेजों का जो सेना था उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे, हेक्टर मुनरो, मतलब समझिए। और इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेज के जो नेतृत्व करता है हेक्टर मुनरो की क्या होती है, जीत होती है। और 3 नवाब, अवध के नवाब को हराते हैं, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को हराते हैं, और मीर कासिम की भी यहाँ पे हार होती है। और साथ में साथ इसमें जो सुजाउद्दौला है, इस हार के बाद इनको क्या कहा जाता है कि जो इलाहाबाद वाला क्षेत्र वो भी इनसे छीन लेता है, और इनको 50,000 जुर्माना लेकर के इनको छोड़ दिया जाता है। जो मुगल बादशाह है शाह आलम द्वितीय, इनको बोला जाता है कि अब आप लिख करके दीजिए, ठीक है, कि आपको क्या किया जाएगा, मतलब आप हमें लिख कर दीजिए, पूरा बंगाल में हम क्या कर सकते हैं, फ्री टैक्स ट्रेड कर सकते हैं, बदले में हम आपको क्या करेंगे, पेंशन देंगे। तो पूछा जाएगा वो पहला मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशनर बना वो कौन था, शाह आलम द्वितीय था, ठीक है। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पहला मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का क्या बना था भाई, क्या बना था भाई, पेंशनर बना था। कितना पेंशन मिलेगा, सालाना 26 लाख, ठीक है भाई। सिंपल सी बात है, उस समय अगर कोई मुगल बादशाह को बैठे बिठाए, जो मुगल बादशाह एक डिक्लाइन फेज में, अगर उनको बैठे बिठाए सालाना 26 लाख मिल रहा तो सिंपल सी बात है वो। और इधर जो मीर कासिम का, इसके बारे कोई फिक्स जानकारी नहीं है इतिहास में। कोई कहते हैं कि इनको ये भाग गए, कोई कहते हैं इनको पकड़ करके फिर मार दिया गया, ये सारी चीजें है। तो बक्सर का युद्ध क्लियर हो गया 22 अक्टूबर 1764 में, हेक्टर मुनरो नेतृत्व करता है। और इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया है, पूरे बंगाल वाला जो क्षेत्र है आप जो देख रहे हैं, अब पूरे किसके अधीन आ चुका है, अंग्रेजों के अधीन आ चुका है। और इसी के बाद यानी कि जो बक्सर का जो युद्ध हुआ है, ठीक है, बक्सर का जो युद्ध हो रहा है 22 अक्टूबर 1764 में, इसमें नेतृत्व करता इधर 3 लोग हैं, ठीक है। एक अवध के नवाब है सुजाउद्दौला, और एक है आपका दिल्ली के बादशाह हो गया शाह आलम द्वितीय, और इधर हो गया जो बंगाल के नवाब हुआ करते थे मीर कासिम, और इधर कौन है, हेक्टर मुनरो। इसकी जीत हुई। इधर अवध के नवाब से इलाहाबाद भी छीन लिया गया, और इनको 50,000 जुर्माना लगा के छोड़ दिया गया। इधर आपके जो मुगल बादशाह हैं शाह आलम द्वितीय को 26 लाख पेंशनर बना करके इनसे साइन करा लिया, पूरे बंगाल में फ्री ट्रेड, और मीर कासिम यहाँ से भाग चुके थे।
और 1765 में एक संधि हुई है, यही तीनों से इलाहाबाद की संधि कहा जाता, ठीक है। इसी इलाहाबाद की संधि में ये डिसीजन लिया गया था। क्या डिसीजन लिया गया कि जो अवध के जो नवाब है सुजाउद्दौला भाई, इलाहाबाद वाला क्षेत्र इनसे छीन लिए गए और 50 लाख का जुर्माना लगाया गया। और जो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए दे करके सालाना पेंशनर बना दिया गया, पूरे बंगाल में फ्री ट्रेड। और यहाँ से मीर कासिम भाग चुके थे। और इलाहाबाद की संधि से ही यहीं से स्टार्ट होता है द्वैध शासन प्रणाली, ठीक है। देखिए द्वैध शासन प्रणाली का मतलब क्या है, इसको समझिए। द्वैध शासन मतलब कि दोहरी शासन, यानी आपके ऊपर दो तरह से शासन किया जा रहा है। कैसे, अब देखिए जैसे कि एक ऐसा विषय है जैसे कि सेना से रिलेटेड, यानी कि सेना से रिलेटेड, यानी कि वित्त, यानी कि पैसा से रिलेटेड, ये जो विभाग है ये कौन देखेगा, जो अंग्रेज है वो देखेंगे। बाकी जो प्रशासनिक विभाग है, यानी कि कल्याणकारी कार्य जो करना, जनता के लिए जो कार्य करना, वो कौन देखेगा भाई, जो भारतीय है, ठीक है। यानी कि देखिए एक तो आपको जैसे कि मान लीजिए रोड बनानी है, सड़कें बनानी है, लाइट बिछानी है, इसके लिए पैसा आप लाइए और ये काम करिए जनता के लिए। बदले में जो भी सेना पे खर्चा करना है या फिर सेना कितना आवंटित करना है, टैक्स वसूली, ये सारा किसके भाई, अंग्रेजों। तो देखिए दोहरी शासन हुआ कि नहीं भाई, एक तो टैक्स वसूल भी करवा रहे हैं, बदले में इसमें जो पैसा आ रहा है ये पैसा का खर्च भी यहाँ पे प्रशासनिक, यानी कि लोगों के कल्याणकारी में ये लोग नहीं कर रहे हैं, यहीं पे राजा जो है वही लोग करेंगे। तो इसी को कहा जाता है द्वैध शासन प्रणाली। और यहीं से स्टार्ट होती है जमींदारी प्रथा भी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने बंगाल वाले क्षेत्र में अपना पूरा आधिपत्य जमा लिया। तो देखिए बंगाल वाला जो क्षेत्र में, यहाँ से दो इंपॉर्टेंट युद्ध है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अब एक चीज यहाँ पे ये समझिएगा, जो इलाहाबाद की जो संधि हुई है, ठीक है, इस इलाहाबाद की संधि में आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल का नवाब अभी कौन था भाई। तो इस समय बंगाल का नवाब कौन है, मीर जाफर है। याद रखिएगा 1760 से लेकर 1763 तक फिर से इनको बनाया गया था, मीर जाफर को ही है। तो इस समय बंगाल का नवाब यही थे। मीर कासिम तो भाई चले गए हैं वापस, उनको हटा दिया गया था। तो कई लोग मीर कासिम को टिक कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से। और इसी इलाहाबाद के संसद द्वैध शासन प्रणाली अंग्रेजों का नेतृत्व करता हेक्टर मुनरो है। इस समय अंग्रेजों के जो गवर्नर हुआ कौन थे भाई, वेंसी टाट थे। चलिए मैं यहाँ पे एक जगह कर देता हूँ। दो युद्ध आपने अभी इंपॉर्टेंट पढ़ा है, एक है आपका प्लासी का युद्ध, ठीक है, एक है आपका प्लासी का युद्ध। अब इसके जितने फैक्ट है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट कब हुआ, तो याद रखना है 23 जून 1757 में ये युद्ध हुआ आपका, ठीक है। इस समय बंगाल के गवर्नर कौन है भाई, लॉर्ड क्लाइव है। गवर्नर भी यही है और नेतृत्वकर्ता अंग्रेजी सेना का भी यही कर रहा था, ठीक है। मुगल बादशाह कौन था इस समय, तो भाई आप क्या बोलेंगे, आलमगीर द्वितीय था। इस समय बंगाल का नवाब कौन था, इस समय बंगाल का नवाब कौन था भाई, तो इस समय बंगाल का नवाब था सिराजू दौला था। कौन था, सिराजू दौला था। और इसके बाद ये पलासी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में नादिया जिले में है। किस नदी के किनारे, भगीरथी नदी के किनारे स्थित है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद दूसरा जो युद्ध रहा आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध का जितना भी पॉइंट है याद कर लीजिए। कब हुआ ये युद्ध, पहले तो 22 अक्टूबर 1764 में। किसके किसके बीच में हुआ था, तो तीन नवाब हैं। एक तो अवध का नवाब रहा है, ठीक है, कौन था, सुजाऊ दौला। मुगल बादशाह, ठीक है, मुगल बादशाह कौन थे भाई, शाह आलम द्वितीय थे। और मीर कासिम, ठीक है, और मीर कासिम के बीच हुआ, मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम। और अंग्रेजों के सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था भाई, हेक्टर मुनरो, ठीक है, हेक्टर मुनरो। और इस समय गवर्नर कौन है, इस समय गवर्नर है वेंसी टाट, ठीक है, इस समय वेंसी टाट है। और इस समय बंगाल का नवाब कौन है, इस समय बंगाल का नवाब है मीर जाफर। कौन है भाई, मीर जाफर, ठीक है। इतने पॉइंट याद रखना है। और इसका क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसमें क्या हुआ, जो सुजाउद्दौला थे, यानी अवध के जो नवाब थे सुजाउद्दौला, इनसे इलाहाबाद छीन लिया और 50 लाख का जुर्माना लगाया गया इनके ऊपर, ठीक है। और 26 लाख में पहला पेंशनर मुगल बादशाह को बना लिया गया। कौन थे भाई, शाह आलम द्वितीय थे। मुगल बादशाह अगर पूछेगा कौन थे, शाह आलम द्वितीय थे। और ये अब इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार फटाफट हम लोग रिवाइज कर लें। प्लासी का युद्ध कब हुआ, 23 जून 1757 में। लॉर्ड क्लाइव इस समय बंगाल के गवर्नर और अंग्रेजी सेना के नेतृत्वकर्ता भी थे। मुगल बादशाह इस समय कौन थे, आलमगीर द्वितीय थे। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। वेस्ट बंगाल नादिया जिले और भागीरथी नदी के किनारे स्थित है प्लासी। और बक्सर का युद्ध यानी कि जो बिहार का जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया। अवध के नवाब सुजाउद्दौला
और शाह आलम द्वितीय हो गया मुगल बादशाह और मीर कासिम के बीच हुई थी। हेक्टर मुनरो के साथ हुई थी ये युद्ध। इसमें फाइनली अंग्रेजों की जीत हुई और पूरे बंगाल को इसमें विजय हासिल किया। और गवर्नर इसमें था वेंसीटाट और बंगाल का नवाब बना कौन? मीर जाफर। ठीक है, बंगाल का नवाब कौन बना था? इस नवाब कौन थे इस समय? मीर जाफर। 50 लाख का जुर्माना लगाया गया था किसके? सुजाउद्दौला पे। और मुगल बादशाह जो थे शाह आलम द्वितीय को अपना पेंशनर बनाया गया। और इसी के बाद 1765 में क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि। लेकिन अब यहाँ पॉइंट याद रखिएगा, इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, ठीक है, इस इलाहाबाद की संधि में कौन था भाई? इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो याद रखिएगा वेंसीटाट ने। इसके बाद वेंसीटाट को वापस भेज दिया गया और इसके बाद फिर से लॉर्ड क्लाइव को ही बंगाल का गवर्नर बना के भेजा गया। तो इलाहाबाद की संधि में ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि जब इलाहाबाद की संधि हुई इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो याद रखिएगा इलाहाबाद की संधि के समय जो बंगाल के गवर्नर थे वो कौन थे? लॉर्ड क्लाइव थे। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने क्या कर लिया? पूरा बंगाल क्षेत्र में, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा जो बंगाल का जो क्षेत्र है ये किसके अधीन अब आ चुका है? अंग्रेजों के अधीन आ चुका है। इसमें दो इंपॉर्टेंट युद्ध आपने देखा, एक तो आपने देखा पलासी बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि, और इसी में आपने कुछ छोटे छोटे युद्ध भी देखे जैसे पटना कांड हो गया आपका। तो ये सारे पॉइंट जितने मैंने बताए हैं ये सारा नोट्स में लिखा हुआ है, ये आपका अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद जैसे कि अंग्रेज अब ये क्षेत्र को क्या कर चुका है भाई? जीत हासिल कर चुका है। अब ये अपना कर्नाटक इसके हाथ में ही है। अब ये आएगा इस क्षेत्र में, यानी ये जो आप देख रहे हैं मैसूर वाला क्षेत्र। तो अगले क्लास में मैसूर को हम लोग विजय हासिल करेंगे, अंग्रेज किस प्रकार से जीतते हैं वो 4 इंपॉर्टेंट युद्ध को समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।